स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो हमारी एसएससी जीडी की पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट चल रही है उसमें आज ये हम अपना थर्ड प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न को हम डिस्कस करें तो उससे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि 50 में से आपने कितना स्कोर किया, और साथ में जो भी प्रश्न है इनका आंसर आप लोग देते चलिए और कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना जरूर बताएं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर हम महाराष्ट्र की इसमें बात करें तो महाराष्ट्र के जो अन्य लोक नृत्य हैं वो कौन से हो जाते हैं? तो इसमें तो एक तो आपका आ जाता है लावड़ी, दूसरा तमाशा ये बता ही दिया है मैंने, तो तीसरा जो आता है ये आता है आपका गौरीचा, गौरीचा के बाद जो गफा आता है ये होता है, और जो चौथा है ये आपका कौन सा है? तो चौथा जो आता है वो है आपका गोविंदा। तो ये आपको 5 मैंने इंपॉर्टेंट बता दे, लावड़ी, गौरीचा, गफा, गोविंदा और 5वां जो है तमाशा। ये आपको याद रखने। आप लोग सीरीज को बस पूरा फॉलो करिए। जितने भी आपके नृत्य, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य वगैरह हैं सारे मैं सीरीज से करा रहा हूँ, और भी जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारे हम सीक्वेंस में कराते चलेंगे। जब हम ये पूरी सीरीज खत्म करेंगे तो एक पीवाईक्यू का आप पूरा चैप्टर वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज तरीके से सीक्वेंस से पूरा कवर कर चुके होंगे। इस सीरीज को आप पूरा समय दीजिए और ये मेरा विश्वास है कि आप एसएससी जीडी में 20 में से 15+ स्कोर आराम से करके आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य किस घराने से संबंधित है? तो आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। तो कथक नृत्य का संबंध जो है ये किस घराने से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लखनऊ घराने से कथक नृत्य का संबंध है। देखो कथक नृत्य जो है वो अन्य घरानों से भी संबंधित है, जिसमें आपका एक जयपुर घराना आता है, जयपुर घराना, और दूसरा जो आता है ये आपका है बनारस घराना। कौन सा? बनारस घराना। यानी कि कथक जो है ये 3 घरानों से संबंधित है, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। अगर हम लखनऊ घराने की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? तो लखनऊ घराने के जो संस्थापक हैं ये आपके हैं ईश्वरी प्रसाद। लखनऊ घराने के संस्थापक कौन है? ईश्वरी प्रसाद। ये आपके लखनऊ घराने से संबंधित हैं। और लखनऊ घराना क्या है, मुख्यतः ठुमरी अभिनय जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? ठुमरी अभिनय के लिए। आगे हम बात करें जो अपना जयपुर घराना है, कौन सा? जयपुर घराना। तो जयपुर घराना के जो संस्थापक हैं ये आपके भानु जी जो हैं, ये जयपुर घराना के संस्थापक हैं। और जो ये है ना जयपुर घराना, ये शिव तांडव पर बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। अगला आता है आपका बनारस घराना, यानी कि ये तीनों घराने जो हैं आपके कथक नृत्य से ही संबंधित हैं। तो बनारस घराना को हम जानकी प्रसाद घराना के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि इनको जानकी प्रसाद द्वारा ही विकसित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, उस्ताद हस्सू खान किस घराने के संस्थापक थे? तो उस्ताद हस्सू खान की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके ग्वालियर घराने के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ग्वालियर घराने से कुछ और महत्वपूर्ण नाम आते हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है तानसेन जी का, तानसेन। इसके बाद बैजू बावरा। ये आपके रिपीटेड प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, और आगे भी हम इन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और जो अनएक्सपेक्टेड करा रहे हैं उसमें भी आपको ये रिपीटेडली देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं हस्सू खान, तो मैंने बता ही दिया, और इसमें नत्थू खान जो हैं वो भी आते हैं। तो ग्वालियर घराने से उस्ताद हस्सू खान, तानसेन, बैजू बावरा और नत्थू खान ये आपके ग्वालियर घराने के संबंधित हैं। लेकिन घराना के संस्थापक कौन हैं? तो हस्सू खान जी ये ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। चलिए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खां का संबंध किस यंत्र से है? अलाउद्दीन खां का संबंध तो ये किस यंत्र से है? तो सी यानी कि सरोद से इनका संबंध है। तो आपको मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में तबला, सितार और हारमोनियम के नाम बताए थे। तो तबला की अगर हम बात करें तो इसमें जाकिर हुसैन जी आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा नाम आता है अल्लाह रखा खां का, और तीसरा नाम आता है किसका? किशन महाराज यानी कि समिता प्रसाद और गुदई महाराज का इसमें नाम आता है। वहीं सितार से अगर हम बात करें तो सितार से पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बनर्जी और विलायत खां, ये आपके जो है सितार है ये इससे संबंधित हैं।
अगला आता है आपका हारमोनियम। तो हारमोनिया से तुलसीदास बोरकर, तुलसीदास बोरकर जो हैं ये हारमोनिया से संबंधित हैं। और अप्पा जलगांवकर हारमोनिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है जो, और राम भाऊ बीजापुर ये आपके हारमोनिया से संबंधित हैं। तो तुलसीदास बोरकर, अप्पा जलगांवकर, राम भाऊ बीजापुर ये आपके जो है हारमोनियम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थैंक्स गिविंग उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो थैंक्स गिविंग जो उत्सव है इसका संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मिजोरम इसका राइट आंसर है। अगर हम मिजोरम की बात करें तो आपको एक हम ट्रिक बता दें कि मिजोरम के जितने भी उत्सव होंगे उनमें आपको कुट देखने को मिलेगा, जैसे कि चापचार कुट, मुहिम कुट, पावल कुट और एंथुरियम। एंथुरियम इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंथुरियम ये आपका कहाँ से संबंधित है। तो ये आपका मिजोरम से एंथुरियम संबंधित है। और चापचार कूट, मीम कूट और पावल कूट, जहाँ भी कूट देखने को मिल जाए वो आप समझ लीजिए मिजोरम से ही संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है पहली बार आधुनिक ओलंपिक किस वर्ष में शुरुआत की गई थी। मतलब आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो अगर हम इसकी बात करें तो किस वर्ष आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा यानी कि 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। वहीं इसमें हम बात करें तो इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी। तो 6 अप्रैल 1896 को इसकी शुरुआत की गई थी आधुनिक ओलंपिक की। और ये कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। तो जो ग्रीस है, ग्रीस की जो राजधानी है ना एथेंस, ग्रीस की राजधानी जो एथेंस है उसमें इसको आयोजित किया गया था। और इसका श्रेय किसको जाता है मॉडर्न ओलंपिक खेलों का। तो बैरन पियरे डी कॉबर्टिन जो थे इनको मॉडर्न ओलंपिक का श्रेय जाता है। वहीं अगर हम प्राचीन यानी कि प्राचीन ओलंपिक की बात करें तो इनकी शुरुआत कब हुई थी। तो 776 ईस्वी पूर्व में जो है आपकी ये प्राचीन ओलंपिक्स की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में खिलाड़ी और मेंस ग्राउंड, फीमेल्स ग्राउंड और इनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है ये पूछी जाती है। तो आज हम खिलाड़ी और इनकी टर्मिनोलॉजी ऐसी मतलब सीक्वेंस से सारा डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलिए और स्कोर भी आपको बताना है कि 50 में से कितना हुआ है। तो अगर आज का हम टारगेट रखें तो 50 में से आपका 35 प्लस स्कोर जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा लो है अभी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो रही है, बेसिक क्वेश्चन है। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी यानी कि 7 खिलाड़ी जो हैं कबड्डी में होते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो एक महत्वपूर्ण शब्द पूछा जाता है लोना। लोना क्या होता है कबड्डी में। तो जब टीम पूरी ऑल आउट हो जाती है यानी कि 7 खिलाड़ी आपके आउट होते हैं, ग्राउंड के बाहर होते हैं, तो उसमें जो है वो लोना कहा जाता है उसको। अगली टर्मिनोलॉजी देखते हैं सुपर रेड। कौन सी है सुपर रेड। सुपर रेड में क्या होता है जब 3 या उससे अधिक खिलाड़ियों को रेडर जब मार कर आता है तो उसको हम सुपर रेड कंसीडर करते हैं। इसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है डू और डाई की। डू और डाई। तो डू और डाई में क्या होता है 2 लगातार खाली रेड, मान लीजिए एक रेडर गया दूसरी साइड अपोजिट साइड में, पहली रेड बिना पॉइंट्स के वापस लौटता है, इसके बाद दूसरी साइड दूसरी बार फिर गया रेडर तो फिर भी वो खाली लौटता है। यानी कि जब 2 लगातार खाली रेड हो जाती हैं इसके बाद जब आपकी तीसरी रेड होती है तो उसको हम डू और डाई रेड कंसीडर करते हैं। अगर उसमें रेडर पॉइंट लेके नहीं आता है तो वो आउट कंसीडर्ड किया जाता है। तो इसी को हम डू और डाई रेड के रूप में जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं वनडे इंटरनेशनल मैच भारत में पहली बार कब खेला गया। तो वनडे इंटरनेशनल, वनडे यानी कि जो 50 ओवरों के खेल होते हैं ये भारत में पहली बार कब इनका आयोजन किया गया। तो उसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी यानी कि 1974 में वनडे इंटरनेशनल गेम्स पहली बार भारत में आयोजित किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसकी रचना है। तो वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसकी रचना है। और ये लेखक अक्सर फेमस रहते हैं और ये हर एग्जाम में इन लेखकों के बारे में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा शशि थरूर जी, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस की साइड से। तो शशि थरूर जी की ये पुस्तक है। इनके द्वारा और अन्य पुस्तकें भी लिखी गई हैं जो कि अक्सर आपकी पूछी जाती हैं और ये फेमस पुस्तकें हैं। तो जिसमें पहला नाम आता है द ग्रेट इंडियन नोवेल का। इसका द ग्रेट
इंडियन नोवेल। दूसरा आता है अंबेडकर ए लाइफ, ये दूसरी पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक आती है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। कौन सी? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये इनकी 4 पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली है बाई आई एम हिंदू, दूसरी है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तीसरी आती है द ग्रेट इंडियन नोवेल और चौथी पुस्तक है अंबेडकर ए लाइफ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में दी गई है? तो नागरिकता की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में ये किस भाग में दी गई है? तो ये भाग 2 यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसमें नागरिकता के बारे में भारतीय संविधान में जिक्र किया गया है। वहीं इसकी अगर हम बात करें तो जो नागरिकता जो है ये आपका गृह मंत्रालय का विषय है। और गृह मंत्रालय में जो गृह मंत्री हैं इस समय वर्तमान में कौन है? तो अमित शाह जी जो हैं इस समय वर्तमान में मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय वर्णित हैं? तो राज्य सूची यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया से ये तीनों सूची ली गई हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। तो इन जो राज्य सूची में विषय हैं वो कितने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 61 विषय। तो राज्य सूची में जो वर्तमान में विषय हैं अगर हम उनकी बात करें, राज्य सूची यानी कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की। तो यूनियन यानी कि जो नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं वो यूनियन लिस्ट में रखे जाते हैं, और जो स्टेट्स और लोकल पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं वो स्टेट्स में रखे जाते हैं, और जो बोथ यानी कि स्टेट्स और यूनियन के लिए दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपके कॉन्करेंट में रखे जाते हैं। तो इस हिसाब से यूनियन में जो सब्जेक्ट हैं ये आपके 100 सब्जेक्ट यूनियन में दिए गए हैं, स्टेट्स लिस्ट में ये आपके 61 विषय दिए गए हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में ये आपके 52 विषय यानी कि 52 सब्जेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, दसराज युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो दसराज युद्ध की अगर हम बात करें तो ये किस नदी पर लड़ा गया था? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, रावी नदी पर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में अगर हम मंडलों की बात करें तो कितने मंडल दिए गए हैं? तो 10 मंडल दिए गए हैं। अगला प्रश्न आता है, इनमें से किस वेद का संबंध संगीत से है? तो ये आपके 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो सामवेद का संबंध जो होता है ये आपका संगीत से होता है, और ये तीनों वेदों के हम आपको अर्थ पहले बता चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी है ये आपके किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी स्थित है। कोक बोरोक बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट है। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ी बॉर्डर बनाती है? तो भारत और म्यांमार के बीच जो पहाड़ी बॉर्डर साझा करती है ये कौन सी है? तो पटकाई हिल्स जो है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है? तो जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसके लिए जो आधार वर्ष बनाया गया है ये 2011-12 का आधार वर्ष बनाया गया है। और अब केंद्र सरकार ने ये घोषणा भी की है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा अप्रैल से 26 में, तो उसके लिए दूसरा आधार वर्ष यानी कि 23-24 जो होगा 2023-24 उसको आधार वर्ष बनाया जाएगा सभी के लिए, जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर होगा उससे। राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा होता है? तो राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो जो तृतीय क्षेत्र होता है यानी कि सर्विस सेक्टर जो होता है वो सबसे बड़ा योगदान देता है राष्ट्रीय आय में। अगर वही हम रोजगार की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोजगार जो जनरेट करता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र जनरेट करता है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न आता है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन में होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है यह आपका विटामिन सी में पाया जाता है। खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जमने पर कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन मदद करता है यह आपका होता है विटामिन के। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत का? तो 5 करोड़ जो आयुष्मान कार्ड बनाए हैं यानी कि ये हेल्थ योजना है, इसके राइट आंसर जो होगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, पलाश महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पलाश महोत्सव जो है ये आपका राजधानी यानी कि नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जाता है। भारत के उड़ीसा में स्थित राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से लगाया गया है? तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ये आपकी किसकी सहायता से लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी की सहायता से लगाया गया है। और ये जो पावर प्लांट आपके लगाए गए थे जर्मनी, रूस और यूके की सहायता से, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि तीव्र औद्योगिकरण। इस वजह से इन प्लांटों को स्थापित किया गया था। और रूस की सहायता से हमने भिलाई में लगाया था, कि रूस से ही हमारी भलाई है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। श्रीमान शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक हैं? तो श्रीमान शंकर देव की अगर हम बात करें तो ये आपके सत्रिया नृत्य के संस्थापक हैं, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा 2000 में दिया गया। और सबसे लेटेस्ट जो शास्त्रीय नृत्य है वो सॉरी यही सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिका प्रसाद का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से जो है वो कालिका प्रसाद का संबंध है। त्रिलोक गुटरू का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो त्रिलोक गुटरू जी जो हैं ये आपकी किस वाद्य यंत्र से यानी कि तबला से संबंधित हैं। देखिए मैंने आपको वहाँ पे 4 नाम बताए थे और ये आपके नाम हैं, तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स में लिखते चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुड़ी पड़वा किस राज्य का नववर्ष त्यौहार है? पहले सेट में, दूसरे सेट में भी बताया था नववर्ष त्यौहार इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो कवर हम करा देंगे। और स्टैटिक जीके की ई बुक जरूर आप लोग परचेज कर लीजिएगा, जिससे आप लोग स्टैटिक में जो एसएससी जीडी में वेटेज हाई रहता है उसमें आप लोग उसको आसानी से टैकल कर पाएँ। बुक्स का, तीनों बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जो भी बुक परचेज करना चाहें मेरे रिकमेंडेशन से तो आप करंट अफेयर यानी कि करंट अफेयर का बुक और स्टैटिक जीके का बुक दोनों खरीद सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा जीडी में स्कोर करने के लिए। तो गुड़ी पड़वा जो नववर्ष त्यौहार है ये आपका किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र राज्य का ये गुड़ी पड़वा नववर्ष त्यौहार है। अगला आता है 2024 का पुरुष T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के द्वारा 2024 का पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीता गया था। शतरंज में कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज में जो वर्ग होते हैं ये 64 होते हैं, 32 ब्लैक होते हैं और 32 जो होते हैं ये आपके वाइट होते हैं। अगला आता है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें जो स्वतंत्रता दी गई है ये कितने प्रकार की दी गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़े गए? तो ये आपके 2 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, और प्रस्तावना अब तक एक ही बार जो है संशोधित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1976 में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंडन नदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जुते हुए खेतों कि कहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन सी होगा, कालीबंगा से ये हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख जो है सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में इसका क्षेत्रफल है। 3 बीघा कॉरिडोर विवाद भारत का किस देश के साथ चल रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, क्योंकि अभी बांग्लादेश वगैरह में आप देख रहे होंगे नेबरिंग कंट्री में अनस्टेब्लिश चल रही है सरकारें। तो 3 बीघा कॉरिडोर जो विवाद है ये हमारा बांग्लादेश से चल रहा है। आगे देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रही? तो सबसे सफल पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना जिसमें हमने कृषि विकास पर जोर दिया ये हमारी सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रही। और सबसे खराब पूछ ली जाए तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारे 62 के समय चल रही थी और जिसमें पाकिस्तान युद्ध और चीन युद्ध, 2 युद्ध उस पंचवर्षीय योजना में हमें लड़ने पड़े, तो सबसे खराब वही योजना हमारी रही थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन था वो 1952 यानी कि 1952 में किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की गई थी ये जेम्स थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन ई का स्रोत है? तो विटामिन ई का जो स्रोत होता है ये कौन सा है? तो गेहूं जो है ये विटामिन ई का सबसे बेहतरीन सोर्स होता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो रेखाएं स्थित हैं यह आपकी 48वीं समांतर रेखाएं, ये आपका पैरेलल यानी कि समांतर का निशान होता है। तो 38वीं समांतर पैरेलल रेखाएं ये आपकी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में स्थित हैं। और 49वीं वो कनाडा यूएसए के बीच में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो लैम्बर्ट ग्लेशियर, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है दुनिया का। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो एक प्रश्न प्रैक्टिस सेट में भी करा चुके हैं और पीवाईक्यू में, मतलब जो क्वेश्चन हम लास्ट में आपसे पूछते हैं उसमें भी करा चुके हैं। तो आई होप अब ये आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो 23 अप्रैल को हम विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। बिम्स्टेक की शुरुआत कब हुई? तो बिम्स्टेक की शुरुआत जो है वो 1997 में इसकी शुरुआत की गई। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के रूप में भी हम इसको जानते हैं, तो फ्रांस में इसका मुख्यालय है। भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या था? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे ये भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति थे। और कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, इन लोगों को भी लेटेस्ट में आपके भारत रत्न दिए गए थे। UPI स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रांस। ये आपका UPI यानी कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है भारत का UPI, वो स्वीकार करने वाला पहला देश बना है यूरोप का फ्रांस। अगला प्रश्न आता है, किस राज्य सरकार ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार ने जो है कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस खोलने की घोषणा की है। यह आता है, ये हमने प्रैक्टिस सेट 2 में आपसे प्रश्न पूछा था, ये है आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाई आई एम हिंदू पुस्तक किसकी रचना है? बाला साहब ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी, शशि थरूर, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ में स्कोर भी बताएं कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया। और पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्न किया था वो देखते हैं। तो ये हमने आपसे प्रश्न पूछा था, विश्व पुस्तक दिवस हम कब मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को हम विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हमारी रही ई बुक करंट अफेयर की। इसे आप परचेज करिए जिससे आपका SSC GD में जो करंट अफेयर है वो आसानी से कवर हो जाएगा। और ये स्टैटिक GK की ई बुक है जिसे आप, ये 2.0 वर्जन है। जब पिछली बार का SSC GD आया था तब हमने उसको लॉन्च किया था जिसमें हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा था। उसी को देखते हुए हमने इसको 2.0 वर्जन यानी कि लेटेस्ट और अपडेटेड लॉन्च किया है। तो इसे आप भी परचेज कर सकते हैं। बाकी ऐप पे आपको सब्जेक्ट वाइज GK GS के और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। SSC के सभी एग्जाम्स के लिए SSC GD के भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक लगा सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट मैंने इसका बना दिया है, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप सेव कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।